नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह का तीसरा दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी सुरेंद्र कुमार के माध्यम से। संसद के आज के एजेंडे पर विशेष बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन माननीय सांसद। रामप्रीत मंडल झंझारपुर बिहार से सांसद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौमित्र खान विष्णुपुर पश्चिम बंगाल से सांसद हैं और सीमा द्विवेदी राज्यसभा की सांसद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है संसद में आज भी। जी हां, तीनों माननीय सांसदों से विशेष बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं संसद में कल हुई कार्रवाई के बारे में। कल संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे और टीका टिप्पणी के बीच अनेक महत्वपूर्ण काम भी हुए। उच्च सदन की बात करें तो उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सदन में सुरक्षा कर्मियों को लेकर लिखे गए पत्र पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर ये सारी बातें कहना उचित नहीं है। उपसभापति ने यह भी कहा कि सदन में मार्शल की उपस्थिति नई बात नहीं है। मार्शल सदन की गरिमा का ध्यान रखते हैं। उन्होंने सदन में लगातार गतिरोध पर चिंता जताई। उपसभापति ने सदस्यों से आत्मावलोकन करने का आग्रह किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देख लेते हैं। अनाउंसमेंट। माननीय सदस्यों, हमारे लिए जीवन का सुअवसर है कि सदन में हम माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठते हैं। उनके प्रति आदर है, बहुत कुछ सीखा है, सीखता हूं। उनका 1 अगस्त 2025 का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, आई कोट, CISF personnel are made to run into the well of the house when the members are exercising their democratic right of protest, unquote। चूंकि चेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच पत्र प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें मेरे ध्यान में आने से पहले मीडिया में जारी करना कितना उचित है, यह उनके और आप सभी के कॉन्शियस विवेक पर छोड़ता हूं। चूंकि चेयर की मर्यादा मीडिया के पास जाने की अनुमति नहीं देती, अतः इस पत्र से जुड़े बिंदुओं के संदर्भ में रूल्स पोजीशन और रेलिवेंट फैक्ट सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वायलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को YSRCP के एक सदस्य बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? 31 जुलाई को एक माननीय मंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर सुओ मोटो बयान दे रहे थे। तब सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उनके पास जाकर लगातार नारेबाजी हुई, व्यवधान किया गया। क्या इससे जनता को जानकारी देने का संसद का एक महत्वपूर्ण काम बाधित नहीं हुआ? 1 अगस्त को ही आपके एक माननीय सदस्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 0 आवर में अपनी बात रख रहे थे। एक अन्य माननीय सदस्य ने दूर से अपनी सीट से जाकर उनके माइक के पास ऊंची आवाज में नारे लगाकर उन्हें बाधित किया। 25, 28, 29, 31 जुलाई और 1 अगस्त को घटित इस तरह की घटनाएं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। हम माननीय सदस्यों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ऐसे काम सदन की गरिमा मर्यादा बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सदन का वह एरिया जिसे आम भाषा में वेल कहते हैं, उसकी एक सैंक्टिटी है और वहां पर एंट्री रेगुलेटेड है। वहां जाकर नारे लगाना, सदन की कार्यवाही बाधित करना सर्वथा अनुचित है। उस स्थान की सैंक्टिटी वायलेट करना सदन की गरिमा गिराने जैसा है। आप वहां पर मौजूद थी सीमा द्विवेदी, कल जब बातचीत हुई और जो है सदन में जो व्यवधान चल रहा है, नियमों का हवाला दिया गया और बताया गया कि क्या कुछ होना चाहिए सदन के भीतर। आपका क्या कहना है? देखिए, ये पूरा मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे का भेंट चढ़ गया। किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, किसी समस्या के बारे में कोई सांसदों द्वारा कोई अपना मंतव्य नहीं रख जाने को मिला। पूरा विपक्ष अनावश्यक शोरगुल करके
सांसदों के व्यक्तिगत अधिकार का हनन कर रहा है। 0 आवर कोई भी पीरियड नहीं चलने पा रहा है और विपक्ष आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सुरक्षा को लेकर के पत्र लिखा, उसके लिए माननीय उपसभापति महोदय का वक्तव्य आपने सुना ही होगा और मैं ये समझती हूँ कि विपक्ष का आचरण अच्छा नहीं रहा है। जी हाँ, सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी सुरेंद्र कुमार का, जो संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। सुरेंद्र, कल उपसभापति जी ने जो है बताया कि नियम क्या है, सदन के भीतर क्या कुछ व्यवहार होना चाहिए, और उस वक्त जब कोई माननीय मंत्री अपनी बात कह रहा हो, उसके आसपास या उसके कान के पास चिल्लाना या बोलना, वो सदन की गरिमा के भी विपरीत है और नियम के भी विपरीत है। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो कल उपसभापति ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने जो बातें सदन के सामने रखी हैं, उसे ये साफ स्पष्ट होता है वो सदन को चलाने के लिए कितने तत्पर हैं, सभी सदस्यों का वो सहयोग चाहते हैं। उन्होंने बड़े दुखी मन से इस चीज़ को कहा भी कि सदन की जो गरिमा है उसको बार बार खंडित किया जा रहा है, काम को अवरुद्ध किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो उनके बीच का पत्र था चेयर और उनके बीच का, उसको मीडिया के बीच में जारी कर दिया, जो कि प्रिविलेज का एक बात है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जिस तरह से व्यवधान डाला जा रहा है वो कितना गलत है। एक सोमोटो एक मंत्री ने, जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लिया था ताकि वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रख सकें, लेकिन उस पर भी जाकर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। माननीय उपसभापति का साफ स्पष्ट कहना था, जिस तरह के पूर्व के उपसभापतियों का भी दिशा निर्देश है कि अगर कोई माननीय सदस्य अपनी सीट से किसी बात को उठा रहा है, बात वो जायज़ है, सुनी जा सकती है, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य वेल में जाकर हंगामा करता है वो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने माननीय विठल भाई पटेल का भी जिक्र किया, जो पहले अध्यक्ष थे 1930 की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, जब उन्होंने ये कहा था जो सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति को उन्होंने सुनिश्चित भी किया था। वहीं एक बात और मैं आपको बता दूं, विपक्ष के सांसदों को ये भी कहा उपसभापति ने, उन्होंने कहा कि देखिए अपने अपने विषय उठाने के कई सारे महत्वपूर्ण मामले होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसमें आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, जिसमें आप कॉलिंग अटेंशन की बात कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन बार बार 267 का जिक्र करके उसके तहत नोटिस जारी करना ये ठीक नहीं, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के लिए उठाए जाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अगर आ रहा है उसको लिया जाता है, जिसके तहत बाकी सभी कार्य को बाधित करके उस विषय को लिया जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार इस नोटिस के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, जिसको उपसभापति ने खारिज किया। उन्होंने कहा 34 नोटिस उन्हें प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी को भी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि कोई भी नियम के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया था। सभी सदस्यों से उन्होंने अपील भी की अपनी बात रखने के लिए वो अलग अलग रूल्स का इस्तेमाल करें, अपनी बात रखें। उन्होंने साथ ये भी कहा, देखिए एसआईआर के मुद्दे पे जो विपक्ष हंगामा कर रहा है उस पर उन्होंने कहा जो ये संस्था है, इलेक्शन कमीशन है, स्वतंत्र संस्था है, इसका विषय सदन में नहीं उठाया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो कोर्ट के सामने लंबित मामले हैं उसमें भी संसद में विषयों को उठाना सही नहीं है, इसलिए संसद अपनी गरिमा को समझता है। उन विषयों को उठाने के लिए सभी सांसदों को ये आज़ादी भी है, अपने विषय उठाएं, हर तरह से उठाएं, शून्यकाल के माध्यम से उठाएं, प्रश्नकाल के माध्यम से उठाएं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि इस वित्त वर्ष में मानसून शर्त की अगर बात करें तो करीब करीब 150 स्टार्ट क्वेश्चंस इस बार बाधित हुए हैं, जिनके जरिए सांसद अपनी अपनी बात, महत्वपूर्ण सवाल केंद्र को वो कर सकते थे सदन के सामने रख के, और केंद्र सरकार जो है जवाबदेह है संसद के प्रति। ऐसे में सांसदों के इनका हरण हो रहा है कि वो अपने बातों को रख नहीं पा रहे हैं। 0 आवर में 150 0 आवर 13 स्टार्ट क्वेश्चन व्यवधान के तहत कल भी हुए। 5 जो है 0 सबमिशंस थे, उनका भी व्यवधान के चलते हुआ है। लेकिन उपसभापति लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे पूर्व के सभापतियों का भी कोट किया, कि उल्लेख किया, और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा उनका सदन के भीतर वक्तव्य देना और बोलना, और नियमों के आधार पर उन्होंने कहा कि बातचीत करें, चर्चा करें, चर्चा करने से गुरेज नहीं है। यहाँ पर मेरे सहयोगी सुरेंद्र कुमार बता रहे थे, सौमित्र जी,
वही बात जो है अभी जो है माननीय सांसदा ने भी कही है और उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत अधिकार भी होते हैं एक सांसद के, उसका सीधे तौर पर जो है हनन हो रहा है। और ये केवल सत्ता पक्ष के सांसदों का ही विचार नहीं है, विपक्ष के भी माननीय सांसद हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने संसदीय क्षेत्र और समसामयिक विषयों को लेकर प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रश्नकाल जब नहीं होता है, बाधित होता है, तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उनका प्रश्न जो है एक लॉटरी के सिस्टम के माध्यम से उनका नंबर आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये 2014 के बाद आप देखिएगा, हमारा स्पीकर साहब ओम बिरला जी होने के बाद 2019 से लेकर 2024 में जितने बार सत्र हुआ है, सबसे ज्यादा टाइम आपका ये पिछले संसद टाइम में हुआ है। तो विरोधी पक्ष कभी नहीं चाहते जैसे सांसद अच्छा चले, क्योंकि उन लोग का बोलने का कुछ एजेंडा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देखो, उन लोग को भी सोचना चाहिए, हम लोग कभी 350 तक हम लोग जोड़ जाए तो फिर भी सांसद हम लोग सपोर्ट में है, सब बोलने चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ विषय पर कांग्रेस का राहुल जी जो चाहते हैं और तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा जो चाहते हैं, जो भाई सांसद चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन लोग को बोलने कुछ है नहीं। उन लोग पूछना मांग रहा था जो सिंदूर के बारे में, सिंदूर का विषय पर चर्चा हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी ने यस कर दिया, हमारा स्पीकर जी साहब ने यस कर दिया। उसके बाद वो चाहते हैं जो हमारा चलो कुछ भी एजेंडा है, आप संसद का नियम पर एजेंडा बातचीत हो जाए। जैसे यूथ का इतने सारे हमारा बिल होने वाला है, हमारा इतने अच्छे मनसुख भाई मंडिया जी, हमारा एक अच्छे बिल आ रहा है, उसको बिल लेके हमारा भारतवर्ष में हमारा ओलंपिक होगा, इसके बारे में चर्चा करने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें यूथ का लॉस होगा। इंडियन यूथ से चाहते हैं जो हमारा चर्चा हो, लेकिन ये लोग चर्चा नहीं करने देना चाहते। आप देखिएगा, डेमोक्रेसी की बात बोलते तो डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा खत्म करते तो इंडिजोट में, जैसे तृणमूल कांग्रेस का आप देखिएगा तो विरोधी दल नेता को ऊपर आक्रमण किया है, कौन क्या, शुभेंदु अधिकारी पर आक्रमण हुआ है। तो हर जगह में ये लोग कोई भी चर्चा चलने नहीं देते, बहुत बड़ा क्षति हो रहा है पूरे देश का। और हमारा जितना नुकसान हो रहा है, ये लोकसभा का इतने सारे खर्चा चल रहा है, इसका हम बोलना चाहते हो आपसे, विरोधी पक्ष का लीडर को और जितने सारे सांसद को, ये सांसद नहीं चलने देना चाहते तो उस लोग जितने सारे लेना नहीं चाहिए, जो हम विथड्रॉल करते हैं, हम कुछ भी नहीं लेंगे, हम पूरा के पूरा संसद नहीं चले गए तो हम भी कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी डिमांड नहीं करेंगे, हम कुछ भी बेनिफिट डिमांड नहीं करेंगे, यार टिकट का डिमांड नहीं करेंगे, तो आप ना बोलेंगे जो भाई आप संसद नहीं चलने दिया, आप सब कुछ ग्रहण करेंगे लेकिन संसद चलने नहीं देना, बहुत खराब हो रहा है। जी, और नेता सदन यानी कि राज्यसभा के भीतर नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई को लगातार बाधित करने के खिलाफ उपसभापति हरिवंश जी की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखने वाले सदस्य के पास जाकर नारेबाजी करना लोकतंत्र नहीं है। उपसभापति जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल डे है। प्लीज, क्योंकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने क्लियरली ये बताया कि आपने, अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने
आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है। और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे, तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को, जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। सीमा जी, नड्डा जी ये कह रहे थे कि वहां तक लोकतंत्र ठीक है जब तक आप अपनी सीमा में रहकर अपनी बात जो है सदन के भीतर रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप मेरी सीमा के अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर मेरे लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो मेरे को प्रयोग करने का कहीं ना कहीं पूरा अधिकार है। देखिए, आप टीवी में देख रहे होंगे कि जब पार्लियामेंट चलती है, जब विपक्ष हंगामा करता है, कई बार जब विपक्ष के मेंबर बोलने खड़े होते हैं तो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, वो जा करके उनकी सीट पे उनके कान में बोलते हैं, आदमी को बोलने में दिक्कत होती है, और वो अपनी सीट से उठ करके आकर के जब बोलते हैं तो बिल्कुल ये उचित नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में भी नहीं जाता और पूरा देश देख रहा है कि हमारा पार्लियामेंट में क्या आचरण है। पूरा देश देख रहा है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आकर के जिस तरह से धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो हर ढंग से निंदनीय है। लेकिन इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी को जाती है तो विपक्ष को जाती है। जी, एक बात और आई सदन के भीतर, इलेक्शन कमीशन बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाए हुए है और उस अभियान को खासा जो है प्रतिसाद भी मिल रहा है। तो वहां पर यह कहा गया सदन के भीतर उपसभापति जी के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, अगर उसके संदर्भ में कोई बात करनी है तो सीधे आप उनसे बात कर सकते हैं, वहां अपनी बात पहुंचाएं, सदन के भीतर बात करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको यहां पर अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ये कितना महत्वपूर्ण? रामप्रीत जी। जी, सबसे पहले मैं आपको संसद टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरे जो 2 साथी आए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये संसद जो है ये देश के सर्वोच्च विधायी इकाई है, और हम लोग चुन कर आते हैं देहातों से, शहरों से, बॉर्डर एरिया से। तो हम लोग जब चुन कर आते हैं और अब यहाँ से जब जाते हैं तो हमारे जो मतदाता मालिक होते हैं, जनता पूछते हैं कि आप इस बार जाकर के संसद में क्या किए। तो देखिए, विधायी इकाई है और हम लोग को कानून बनाने का एक संस्था पार्लियामेंट है, जो संसद में चुनकर हम लोग आते हैं। संसद का काम है कि आपका बात को रखना और आपकी जो कानून बना करके सरकार की जवाबदेही जो होती है हमको जनता तक पहुंचाना। अब देखे होंगे कि हमारे अपोजिशन वाले के पास, जैसे हमारे सहपाठी हमारे साथियों ने कहा है कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग तख्ती लेकर के जाकर के हमारे जो विद्वान सांसद बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बहुत सारे डिस्टर्बेंस करते हैं,
और हमारे माननीय जो ओम बिरला जी हैं, स्पीकर साहब ने भी बहुत अनुरोध किए हैं, अनुरोध करते हैं। जैसे बताया कि 2019 से जिस तरह से सुचारू ढंग से उन्होंने हमारे संसद को चलाया, वो बहुत अच्छा मैसेज ये पूरे दुनिया में गया है। और हमारा भारत जो है प्रजातंत्र में दुनिया का एक लौता एक देश है जो पहला प्रजातंत्र में गिने जाते हैं। तो मैं ही आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा अपोजिशन वालों से कि खास करके हम लोग चुन कर आते हैं, खर्च करके आते हैं, फिर हम लोग जवाबदेही होता है हमारे क्षेत्र में जाने के लिए कि कम से कम 3 हफ्ते में जानते होंगे कि 1 मिनट का कम से कम 2.5 लाख का खर्चा है, जैसा कि मैंने सुना। तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी एनडीए की बैठक में आग्रह किए हैं कि कम से कम जो सत्र का समय बचा हुआ है उसको सुचारू ढंग से अनुकूल रूप से चलने दिया जाए। आपने एक सवाल पूछा एसआईआर के बारे में। मैं बिहार से आता हूं और बिहार में 3 महीने के बाद चुनाव है। तो महोदय मैं बता दूं कि 35 लाख से ज्यादा गलत तरीके से जो रह रहे थे, कभी किन्हीं का नाम डबल सूची में है, जैसे कि हमारे अपोजिशन के नेता को ही देखे होंगे, वायरल हो रहा है कि डबल उनका नाम था। और देखिए बिहार जो है सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी खामियां हैं। इस खामियां को उजागर करने के लिए सही ढंग से जो चुनाव हो उसके लिए स्वतंत्र प्रभार हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो काम कर रहे हैं अच्छा काम किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। तो इन लोगों से मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इस तरह के बातों पर नहीं जाइए, सुचारू रूप से हमारे जो सांसद का समय बचा हुआ उसको चलने के लिए आप लोग कम से कम समय दिया जाए। जी सौमित्र जी, ये बड़ी बात है कि एक स्वायत्त संस्था है, उसके विषय को लेकर सदन के भीतर चर्चा की मांग करना और चर्चा की मांग के साथ साथ व्यवधान उपस्थित करना, उसको लेकर भी कल एक जो है टिप्पणी की गई है। एक्चुअली आपने देखा होगा इसके पहले ईवीएम का ऊपर भी एक चर्चा हुआ था। विरोध पक्ष ने बोल रहा था ईवीएम खराब है, ईवीएम मशीन हैक होता है, ईवीएम खराब है। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया जो आप जो भी है, जितने आईटी सेक्टर के इंजीनियर हो, जो भी है, आप जिसका डिमांड है, जिसका कुछ परेशानी है, तो आप आओ, आके हमको प्रमाण करके दिखाओ जो ईवीएम मशीन खराब है। आज बोल रहे हैं एसआईआर में देखो एक बात से सीधी सी बोल रहा हूं आपको, बिहार, झारखंड और आपका बिहार और बांग्ला, पश्चिम बांग्ला से बहुत सारे युवाओं आपका दूसरे स्टेट में काम करती है। जैसे बंगाल में आप देखिएगा तो इतने सारे परिযায়ী श्रमिक है, इतने सारे लेबर्स है जो बाहर में काम करते हैं, तो 10 साल 15 साल आया ही नहीं, 20 साल भी आए नहीं, और बहुत सारे को नाम रह गया, बहुत सारे डेथ हो गया, उसका भी नाम रह गया। और इन लोग का क्या चाहते हैं जो भाई हमारा जो 1000 वोट है, 1000 वोट से वो 1000 वोट ही मिले, क्योंकि जिसका पंचुअल नहीं है, जिसका ओरिजिनल नहीं है, उसको भी हम लोग वोट दे देंगे। ऐसे कहां से चलेगा? ये तो आधुनिक भारत है, ये तो हमारा डिजिटल का टाइम में आपका सबका नोथी आ रहा है, क्योंकि आपका एक फिंगरप्रिंट तो दूसरा का नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा विरोधी पक्ष यही है, जीत नहीं पा रहा है, उसलिए हंगामा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का कभी दर्ज लगा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दर्ज लगा रहा है, कभी बोल रहा है चाइना का जमीन हड़प, चाइना भारत का जमीन हड़प कर ले रहा है। तो इसका इशू कुछ नहीं है, इशू यही है जे उस पे तो सुप्रीम कोर्ट की खासी सख्त टिप्पणी है कि आपके पास क्या सबूत है और आप एक भारतीय हैं, अगर देश प्रेमी हैं तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं करने चाहिए। फिर भी ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि ये जो लोकसभा चलने नहीं दे रहे, इसमें सबसे बड़ा क्षति हो रहा है आम जनता का, हमारा पूरा सांसद का। हम लोग एरिया का पब्लिक जानने चाहते हैं जहां हमारे लिए आप लोग क्या डिमांड उठाया, युवा ने चाहते हैं जो क्या चर्चा हो रहा है देश में, कैसे आगे जा रहा है, सुनना चाहते हैं। फिर भी हम लोग बार बार चाहता हूं जो भाई कम से कम संसद चले, और प्रधानमंत्री जो इच्छा है, प्रधानमंत्री जी सब कुछ आंसर देने के लिए तैयार है, लेकिन विरोधी पक्ष उनका बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे संसद चले, देश का सम्मान बढ़ाइए, और देश हमारा इकोनॉमी में 11 पोजीशन से हम लोग 4th पोजीशन में आ रहा है, 3rd पोजीशन में आ रहा है, फिर भी उन लोग का कष्ट हो रहा है, भाई इंडियन इकोनॉमी डेथ हो गया, ऐसे उल्टा पल्टा बात बोल रहा है। तो हमारा जेपी नड्डा जी ने बात सही बोला राज्यसभा में, जब आपका कुछ सोल्यूशन नहीं निकले तो आप आइए,
उन्होंने ट्रेनिंग दे देंगे। तो विरोधी पक्ष को सुनना चाहिए, थोड़ा सा संयत होना चाहिए। शशि थरूर साहब ने ही उनको जवाब दे दिया है कि ये जो कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है इंडिया, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इमर्जिंग इकोनॉमी है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत, और तीसरे नंबर पर आ गया है और तीसरे नंबर पर आने वाला है, और जिस गति से बढ़ रहा है वो शायद संभवतः बहुत जल्दी संभव हो जाएगा। अगर बात करें कल राज्यसभा की, तो संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। पिछले सप्ताह की बात करें तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को राज्यसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका प्रस्ताव रखा और विपक्ष के अवरोध के बीच कुछ सदस्यों ने संकल्प को लेकर अपने विचार सदन में रखे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संकल्प पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। इसके साथ ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इधर लोकसभा में विपक्षी दलों के भारी अवरोध के बीच गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। कानून मंत्री ने काफी समय से लंबित इस बिल को पारित करने की अपील की। इसके बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी भी दे दी। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। तो ऑनरेबल मैडम, आई मूव द बिल बी पास्ड। प्रश्न यह है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आइए जानते हैं दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने वाली हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए साथ लिए जाएंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू नया पायलट मिशन दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के लिए देश के आकस्मिकता निधि से धनराशि निकालने के संबंध में वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 23 जुलाई 2025 को समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को लोकसभा द्वारा पारित रूप में आगे विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। आप जिसका जिक्र कर रहे थे सौमित्र जी, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 उस पर चर्चा होनी है, उसे पारित करवाना ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई खेल नीति जारी की है और उसको सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए ये विधेयक जो है कहीं ना कहीं पारित होना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद आवश्यक भी है। क्या माना जाए, जिस तरीके से नई खेल नीति का एक उद्देश्य रखा गया है कि वैश्विक स्तर पर भारत को खेल की भी महाशक्ति बनाना, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये विधेयक बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का दिन में
जैसे युवा को जब तक अब मैदान में नहीं उतरेंगे तो युवा का एक स्वास्थ्य का खराब होता है, और युवा का खेल में बहुत सारे देश को आगे ले जा सकते हैं युवा। तो युवा के लिए खेल का जो नियम नीति आ रहा है, खेल का जो व्हील आ रहा है, ये देश का जो पैरा ओलंपिक करने जा रहा है, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस जो करने जा रहा है, तो इसमें चर्चा होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं जैसे मनसुख भाई मंडिया जी जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट्स बिल 2025 में लेकर आ रहे हैं, इसमें सब समर्थन करें और हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि हमारा 140 करोड़ देशवासी है। तो युवा भी हमारा बहुत सर है। युवा सिर्फ मोबाइल पे हाथ में नहीं, सिर्फ आईटी सेक्टर में कंप्यूटर के सामने में नहीं, मैदान में उतरे और देश को आगे लेके जाए। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल में भी और भी आगे हो जाए। हमरा बैडमिंटन में बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, हम लोग बहुत सारे खेल में हम लोग अच्छे रिजल्ट करते हैं। पैरा ओलंपिक्स में हम लोग अच्छा रिजल्ट कर चुका हूं, तो इसलिए ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। रामप्रीत मंडल जी, अब खेल जो है ना, केवल खेल मात्र नहीं है, वो कोई राष्ट्र कितना विकसित है, कितना समृद्ध है, कितना शक्तिशाली है, उसका भी परिचायक हो गया है। इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुझान जो है खेलों के विस्तार की ओर लगातार बना हुआ है, और उन्होंने नई खेल नीति भी घोषित की है, और ये विधेयक अब जो है सदन के भीतर लाया जा रहा है, जिस पर चर्चा होनी है, जिसे पारित कराना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा देश भारतीय युवाओं का देश है। जैसा कि आपने देखे होंगे, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं हम सब बचपन में खेल से एक्सरसाइज करके, कबड्डी खेल करके, फुटबॉल खेल करके, क्रिकेट खेल करके आज इस जगह पहुंचे हैं। मेरा ये है कि युवाओं का देश है, और जब तक हम लोग खेल करके, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को संगठन मजबूत नहीं करके आएंगे, तब तक इस देश का नाम दुनिया में रोशन नहीं होगा। जैसा कि खेल में देखिए, आज चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बहुत सारे देश आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक विजन है कि अगर युवा अच्छा खेलेगा, इसका देश का नाम भी रोशन होगा, और हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और जो प्री ओलंपिक हमारे सांसद जी ने बताए हैं, प्री ओलंपिक में हम लोग अच्छा एक मैसेज जाएगा, और हम लोग का नाम भी तय होगा, और हम लोग अपने यहाँ भी ओलंपिक करा सकते हैं। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्कूल का स्तर हो, कॉलेज का स्तर हो, जो है प्रांतीय जो है स्तर पर, या फिर जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, खेल प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, और उसका लाभ सीधे तौर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता हो रही हैं उसमें मिल भी रहा है। इसलिए ये बिल खासा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आपका क्या विचार है सीमा जी? देखिए, 2014 में मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने बहुत तेजी के साथ खेल के बारे में सोचा, और खेलो इंडिया फिट इंडिया का जो नारा दिया, ये नारा बहुत ही सक्सेसफुल है। क्योंकि आप देखिए, जब ओलंपिक का गेम हुआ तो जो हमारे देश के लोगों को स्वर्ण पदक मिला, रजत पदक मिला, उसमें काफी इजाफा हुआ है। इजाफा होने के दो कारण है। एक तो सरकार खेल को लेकर के बड़ी गंभीर है। हमारे युवा कल्याण मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का बहुत बड़ा रोल है, और प्रधानमंत्री जी गांव गांव तक, एकदम गांव में प्राथमिक इकाई तक खेलों को जगाने का उन्होंने काम किया है। सांसद खेल कूद प्रतियोगिता आयोजन करके हम लोगों के द्वारा आयोजन कराया जाता है। गांव के ऐसे ऐसे लोगों का हम चयन करते हैं जिनकी प्रतिभा को कोई पहचान नहीं पाता था। सरकार ऐसे लोगों की प्रतिभा को पहचान करके उनको उचित संवर्धन देती है, और उनको आगे बढ़ने के लिए तमाम योजनाओं का लाभ देती है। मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। पहले जो गेम में जिनका सिलेक्शन होता था, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे कुश्ती का हो, पहले क्या होता था, सिलेक्शन में पारदर्शिता नहीं बढ़ती जाती थी। इसका परिणाम होता था कि योग्य खिलाड़ी नहीं चुन के आते थे। लेकिन अभी योग्यता के आधार पर अच्छे लोगों का चयन हो रहा है, उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। और विशेष रूप से लड़कियां हमारी जो हैं खेलों की दुनिया में बहुत कुछ महत्वपूर्ण कर रही हैं। अब की बार तो FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप के फिनाले में, फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी थी। उनकी मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। महिलाओं का उत्थान हर क्षेत्रों में हो रहा है। अभी आप शतरंज की बात करें, हमारी बहुत छोटी बेटी ने जीत हासिल किया, और इसी तरह से हर खेल में जितने भी आयाम हो सकते हैं देश में,
हर जगह महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उसके पीछे कहीं न कहीं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का योगदान है। क्योंकि महिला की सुरक्षा, महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना, महिला को स्वावलंबी बनना, ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और खेलों में जब हम लोग छोटे थे तो पहले पीटी उषा जी जो आज की राज्यसभा के सांसद हैं, तो उड़न परी के नाम पर पीटी उषा जी स्वर्ण पदक जब जीत करके आई थी तो पूरे देश में चर्चा हुई कि कोई महिला इतना बड़ा जीत हासिल करके आई है। लेकिन आज पीटी उषा हमारी आदर्श तो हैं ही हैं, लेकिन पीटी उषा की तरह बहुत सारी बहनें हमारी आगे निकल करके अपने देश का परचम फैला रही हैं। इसके लिए मैं एक महिला होने के नाते योगी जी को साधुवाद देना चाहूंगी और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने खेल को बढ़ावा दिया, बच्चों को बढ़ावा दिया, महिलाओं को बढ़ावा दिया और उनको बढ़ावा देने के लिए आप लगातार प्रयत्नशील हैं। जी रामप्रीत जी, आप कुछ बोलने वाले थे। मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने अभी 6 महीने पहले घोषणा की है, जितने भी हमारे बिहार में 8,344 पंचायतें हैं, सारे पंचायतों में खेल के लिए चाहे स्टेडियम बनाना, चाहे क्रिकेट के लिए हो, फुटबॉल के लिए हो, वॉलीबॉल के लिए हो, सब बनाया जा रहा है और बहुत सारे जगहों में बन गया है। और कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने विवाह भवन का भी घोषणा की और बना रहे हैं। और खेल का देखे होंगे, कबड्डी का खेल अभी राजगीर में हुआ था और महिला हॉकी का भी हुआ था। तो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी अग्रसर हैं, कोशिश कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा की है कि 29 अगस्त को हम लोग खेलो इंडिया जीतो इंडिया का घोषणा करके अब बच्चों के हाथ में तख्ती दे करके हम लोग ये घोषणा करके गांव-गांव में, घर-घर में जा करके ये प्रोत्साहन का काम करें। जी हाँ, प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक विधेयक जब किसी विषय को लेकर लाया जाता है सदन के भीतर और जब वो राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक हो तो ये विधेयक, उस पर चर्चा होना बेहद महत्वपूर्ण है और पारित होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विधेयक जब सदनों से, दोनों सदनों से पारित होगा तभी कानून बन पाएगा और उस पर सरकार आगे काम कर पाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने, हमारा मंगलवार को मीटिंग हुआ, बोला सांसद खेल करके हर जगह में खेलना चालू करो, क्योंकि युवा को आगे बढ़ना है, खेल करना है, खेल के साथ हमारा देश भी एक छवि अच्छा आएगा। और प्रधानमंत्री जी ने भी देखिएगा जितने सारे अच्छे खेल में जिसको प्राइज मिला है, देश में प्रधानमंत्री आवास में बुला के सबके साथ एक साथ आगे बढ़ने के लिए उत्साह करते हैं। तो खेलो इंडिया, खेलेंगे हम, खेले सांसद, खेले युवा। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री न केवल जो विजेता खिलाड़ी होते हैं उनको जो है बधाई देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, जो बहुत बेहतर नहीं भी कर पाते हैं या किसी वजह से वो पदक लेने से चूक भी जाते हैं तो उसका भी हौसला बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि आप वहां पर कुछ हासिल करके आए हो, कम से कम अनुभव हासिल करके आए हो, ये अनुभव आपकी अगली प्रतियोगिता में काम आएगा और आप जो है एक बार फिर से विजेता बनकर सामने आएंगे। अगर बात करें, एक और महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर चर्चा होनी है, जिसे पारित होना है, जो सूचीबद्ध है लोकसभा के भीतर, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, वो भी एक तरीके से खेलों से ही जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये विधेयक। देखिए, आप ये जो डोपिंग विरोधी बात हो रहे हैं ना जी, ये एक नेशा ऐसा चीज है जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट से लेके जितने सारे पहाड़ी एरिया में देखिएगा बहुत सारे का नेशे में बहुत सारे युवा खत्म हो गया। अभी ये जो डोपिंग विरोधी है, इसमें चर्चा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जब खेलने का टाइम बहुत सारे पेन का दवाई लेते हैं, तो पेन का दवाई कौन लेना चाहिए, कौन दवाई नहीं लेना चाहिए, इसमें उसको जानकारी नहीं होता है। तो इसमें जानकारी होगा तो क्या होता है, वो प्लेयर आपका वो दवाई आपका नहीं लेगा, तो इसमें एक अच्छा होगा, तो इसमें चर्चा होगा तो आपका युवा को भी नॉलेज होगा, प्लेयर्स को भी नॉलेज होगा। जी हाँ, कानून पास करना अति आवश्यक है। जी, मैं तो यही कहूंगा खास करके अपोजिशन वालों से कि ये कानून पास होने दीजिए। उपभोक्ता कानून जो हमारे आज आया है स्टार क्वेश्चन में, वो कानून पास होने दीजिए। खनन का है उनको पास होने दीजिए, ताकि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जाएगा कि भारत सही तरीके से अपने बात को पार्लियामेंट में। जी हाँ, अगर बात करें दोनों सदनों में मिला के, तो समुद्र
के क्षेत्र से जुड़े हुए 3 विधेयक हैं। एक विधेयक जो है वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 लोकसभा में सूचीबद्ध है। इसके अलावा 2 विधेयक हैं, समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025। ये दोनों राज्यसभा के में जो है सूचीबद्ध है। कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए, जो ये विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी लेकर के आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि जो समुद्र तट हमारा होता है वो बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है। सरकार ने, अभी हम उस कमेटी के मेंबर भी हैं, हमारे मंत्री जी आए थे मीटिंग में, अब चर्चा हो रही थी। 2014 के पहले समुद्र तट की स्थिति हमारी बहुत ही दयनीय थी, उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं रहता था। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद समुद्र द्वारा जो माल लाया जाता है दूसरे देशों से, उसकी सिक्योरिटी को बहुत इजाफा किया गया है और उसके लिए सरकार ने बहुत सारे पैसा भी आवंटन किए हैं और सरकार की बहुत पैनी नजर इस पर है कि हमारा जो समुद्री मार्ग है उसको प्रभावशाली बनाया जाए, उसको एकदम से तर्कसंगत ऐसे बनाया जाए कि कोई भी, जैसे अभी आप पढ़ते हैं कि नशीली दवाइयां आती हैं, बहुत सारी नशीली दवाइयां समुद्र मार्ग से भी आ जाती हैं जो कि हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रही हैं। मैं ये बहुत पुरजोर समर्थन करना चाहती हूँ विधेयक का, और विपक्ष के जितने भी हमारे सांसद हैं मैं तो सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगी, ये जो विधेयक है बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है। इस विधेयक से हमारे देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, हमारे देश की सुरक्षा का जुड़ा हुआ मामला है, और जहां देश की सुरक्षा वाली बात आए वहां सारे पक्ष को एक साथ रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो है समुद्र मार्ग से जो है आयात और निर्यात भी बहुत बड़ी संख्या में होता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो हम बंदरगाह जिनका इस्तेमाल करते हैं वो विदेशी बंदरगाहों पर ज्यादा हम लोग निर्भर हैं। देखिए जी, सिंगापुर जी जो इतना डेवलप हुआ है जी, इसी के वजह से बंदर के साथ जी, तो पोर्ट का साथ देश आपका डेवलपमेंट होगा पोर्ट के साथ। जैसे गुजरात भी स्टेट को देखे तो आपका कांडाला पोर्ट से लेके पोरबंदर पोर्ट से लेके बहुत सारे आगे जा रहा है। तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे पोर्ट है, जो अंडमान में पोर्ट हो सकता है, जो देश को आगे ले जा सकता है। इकोनॉमी का बेस्ट जाएगा है अभी पोर्ट। तो ये बंदर का जो भी विधेयक है पास होना चाहिए, क्योंकि देश को, बिजनेसमैन को और कंपनी को उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा मेन परिवहन पथ ही है जलपथ, और इसको व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ, और हम लोग विश्व की 36% जो है जीडीपी में योगदान दिया करते थे, एक समय ऐसा भी था। वो हम अपने समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार के आधार पर ही जो है वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था पर छाए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि केरल में अभी प्रधानमंत्री ने कुछ ही महीने पूर्व जो है एक नए जो है बंदरगाह का जो है वहां पर उद्घाटन किया, और अडानी जी भी वहां पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि केरल के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। विपक्ष जो है किसी व्यवसायी का नाम ले लेकर जो है बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो संभवतः मुझे लगता है कि सबका विचार एक होना चाहिए। आप एक बात बोलिए, जो देश के साथ लेके जाएंगे, आज प्रधानमंत्री जो स्थिति है, जैसे सामरिक क्षेत्र में आप कितने सारे आप देखेंगे तो आपका प्राइवेट कंपनी आपको मदद किया तो आप आगे बढ़ सकेंगे। तो प्राइवेट कंपनी को साथ लेकर देश आगे जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता भाई प्राइवेट, आजकल का दिन में प्राइवेट कंपनी को छोड़ के आप सिर्फ सरकारी कंपनी आगे जाएगा, ऐसे नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी को लेके आगे जाना पड़ेगा, और पोर्ट में और भी आगे जाएंगे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जी और हमारा केंद्रीय मंत्री जी सब एक साथ एक ही लड़ रहे हैं, देश का विकास, देश का डेवलपमेंट, देश का उन्नति। तो प्रधानमंत्री की जो भावना है 2047 इसको आगे लेके हम लोग चलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जी रामप्रीत जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की 40% कोयले की खपत जी दूसरों देशों पर निर्भर है। जी जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कोयला की खाने आते हैं जहाजों से, और हमारे देश को 40% की खपत की पूरी देश का करते हैं। दूसरी बात, तेल के आयात पर भी हम लोग निर्भर हैं, जल पोर्ट से, जहाजों से। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आज का जो बिल है, जैसे हमारे माननीय संसद सदस्य ने कही है, ये बिल को आज पास होना बहुत जरूरी है। जी जी, ताकि सर मेरा ये कहना है कि जब भारत हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ लगभग पहुंच चुका है और 2047 में प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, हमारे देश का आयात और हमारे देश का निर्यात जो हम दूसरे देशों के साथ लेने देने का काम करते हैं,
उसका सबसे सस्ता और सबसे सटीक माध्यम समुद्र ही होता है। जो हमारे पोत होते हैं, पोत के माध्यम से इसके बारे में हम बढ़िया व्यापार कर सकते हैं और हमारा जो व्यापार होता है बड़ा फायदेमंद होता है। हम देश से कुछ देते हैं तो दूसरे देशों से कुछ लेते हैं। और जो समुद्री मार्ग हमारा होता है, जो हमारा पोत का जो तट होता है, वो बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए, वो बहुत ही सुरक्षित होना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यापारी हमारे देश में आता है तो ये माइंड मेकअप करके आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का देश है, मोदी जी ने इस देश का इतना अच्छा रख रखाव किया, इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि हमारा व्यापार में कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आत्मनिर्भरता का एक संकल्प लिया है, उस संकल्प का भी विस्तार होता है जब हम देश में निर्मित बंदरगाहों का इस्तेमाल करते हैं, और वो आयात निर्यात तो बढ़ता ही है और उससे व्यवसाय और व्यापार भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। आप तीनों ने समय निकाला, रामप्रीत मंडल जी, सौमित्र खान जी और सीमा द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। बस यही हम कहें कि आज जो है सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, प्रश्नकाल हो, क्योंकि लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। आइए जानते हैं आज लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। नवरंगपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलभद्र माझी खान मंत्री से सवाल करेंगे कि अरब और अंडमान सागर में नीलाम किए गए 13 अपतटीय खनन ब्लॉकों में से प्रत्येक के लिए प्राप्त बोलियों की कुल संख्या कितनी है और इस प्रायोजन के लिए चुने गए बोली दाताओं की संख्या कितनी है और प्रत्येक नीलाम किए गए खनन ब्लॉक के 20 समुद्री मील के दायरे में स्थित मछुआरा समुदायों और गांवों की कुल संख्या कितनी है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा खाद्यान्नों का समय पर वितरण और उनकी चोरी रोकने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता के बारे में सरकार का आकलन और इसकी पहुंच एवं प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम चंपारण बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से जानना चाहेंगे कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा औद्योगिक मेटा तत्व सुविधा की स्थापना के साथ साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यवसायीकरण हेतु विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों एजेंसियों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा किया है। बेंगलुरु दक्षिण कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से पूछेंगे कि देश के शहरी क्षेत्रों में कितने स्थित सामान्य सेवा केंद्र हैं। बक्सर बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह रेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को पूर्वी रेलवे के अंतर्गत बक्सर पांडेपट्टी, बक्सर बरूना, चौसा, रघुनाथपुर, तुरीगंज और डुमराव रेलवे स्टेशन पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुंबई उत्तर मध्य महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाली हैं। लालगंज उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भारतीय रेलगाड़ियों में लगे सामान्य डिब्बों में टिकट खरीदकर प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है। नांदेड़ महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चौहान रविंद्र वसंत राव रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार रेलवे यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी रेलवे डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का विचार रखती है। राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद परषोत्तम भाई रूपाला रेल मंत्री से गुजरात में चल रही लंबित प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं के बारे में जानकारी चाहेंगे। आवासीय क्षेत्रों और हरियाली को नुकसान न पहुंचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, वो भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। इलूरू आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद पुट्टा महेश कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से आईटी क्षेत्र में एसटीपीआई के योगदान से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं।
जलगांव महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मिता उदय वाघ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से पूछेंगी कि क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विशेषकर जलगांव सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में खाद्यान्नों की घर घर डिलीवरी लागू करने का विचार है। जयनगर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रतिमा मंडल सूचना एवं प्रसारण मंत्री से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के विनियमन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। जानना चाहेंगी कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म के विनियमन को रचनात्मक स्वतंत्रता की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ किस प्रकार संतुलित करने की योजना बना रही है। नासिक महाराष्ट्र से सांसद राजा भाऊ पराग प्रकाश वाजे रेल मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या नासिक उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में सिंहस्थ कुंभ मेले के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में सरकार का प्रमुख रेल अवसंरचना के उन्नयन का विचार है। बस्तर छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश कश्यप खान मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की है, यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बारगढ़ उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप पुरोहित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से पूछेंगे कि आज की तारीख तक उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सेला और कच्चे चावल के उपलब्ध भंडार की वास्तविक मात्रा कितनी है। हिंगोली महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद नागेश बापूराव अष्टिकर पाटिल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के एसटीपी सहित देश भर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों के लिए किए गए सॉफ्टवेयर निर्यात का एसटीपी वार ब्यौरा क्या है। महाराजगंज बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत जेन के एआई मॉडल द्वारा समर्थित भारतीय भाषाओं की संख्या का ब्यौरा कितना है। जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलेश जांगड़े नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से प्रश्न करेंगी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके अंतर्गत की गई प्रगति और निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है। रोहतक हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुडा प्रधानमंत्री से हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या हरियाणा में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई जिसे वर्ष 2014 में अनुमोदित किया गया था अभी भी केवल 74% ही पूरी हो सकी है। पटियाला पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से सरकारी सेवाओं की समय सीमा पर नजर रखने के लिए तंत्र से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं की समय सीमा पर नजर रखने और देरी और भ्रष्टाचार के लिए दंड लगाने हेतु उपयोग किए जा रहे डिजिटल टूल्स या डैशबोर्ड का विवरण क्या है। जी हां, जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। जी हां, कुछ चुनिंदा प्रश्न ले लेते हैं और ये प्रश्न है, हम बता दें कि 4 प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 2-2 प्रश्न एवं शिक्षा मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछा जाने वाला है। आइए एक नजर डालते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोविंद भाई लालजी भाई धोलकिया का प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। प्रश्न है, नेत्रहीन महिलाओं के लिए सामाजिक कल्याण पहल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान का प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। एनएफओबीसी की स्थिति से संबंधित वो प्रश्न है और जानकारी हासिल करना चाहते हैं।
केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास का प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से है और वो जानना चाहते हैं कि मंत्रालय ने केरल के तट पर प्रस्तावित गहन समुद्री खनन परियोजनाओं के समुद्री जैव विविधता और मछुआरों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमरपाल मौर्य का प्रश्न गृह मंत्रालय से है। समन्वय पोर्टल और साइबर कमांडो से संबंधित उनका प्रश्न है। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे राज्यसभा की और लोकसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नमस्कार।